हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 में दिसंबर में जो आपका पेपर आया था हिंदी भाषा का। तो ध्यान रखिए, भाषा वन पे अभी भाषा एक में हिंदी है तो हिंदी ही करिए, भाषा एक में इंग्लिश है तो इंग्लिश ही कीजिए। दो अलग अलग भाषा आपको करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज वन में कौन सी भरी है, लैंग्वेज टू में कौन सी भरी है, तो उसी क्रम में आपको वो भाषा करनी है। तो हम भाषा वन की हिंदी अभी देखते हैं, अगली वीडियो में जो आएगी उसमें भाषा टू की हिंदी देखते हैं। सिलेबस दोनों का सेम है, ध्यान रखिए। भाषा वन में हो टू में हो, हिंदी का सिलेबस नहीं बदलेगा, लेकिन आपने जिस क्रम में, जिस प्रेफरेंस में आपने अपनी भाषा, जैसे मान लीजिए आपने सीटेट में लैंग्वेज वन में हिंदी भरी है तो लैंग्वेज वन वाली हिंदी कीजिएगा, लैंग्वेज टू में हिंदी भरी है तो लैंग्वेज टू वाली हिंदी कीजिए। अगर आपने चेंज कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए एक बार चलते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा प्रश्न भी और उसके उत्तर क्यों है, वही उत्तर क्यों है उसके बारे में भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले गद्यांश एक बार देख लेते हैं, मैं जल्दी से इसे पढ़ लेता हूँ। इसमें से जो सवाल आएंगे व्याकरण के ही पूछ रखे हैं इसमें से सवाल, और नॉर्मल भी। तो ये क्या है, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा अधिकतर जानवर, चिड़िया, रेंगने वाले जंतु, कीड़े मकोड़े के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। इसके अलावा एक और क्या बात इसमें बताइए, वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती है। शब्द याद रखिए इसे। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती है, जब वनस्पतियां सड़ने लगती है तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियों वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती है, और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती है तब उसे छोड़ती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। ये एक हमने जल्दी से इसको पढ़ लिया। अब इसके हिसाब से सवाल का जवाब देते हैं। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलती है? देखिए अभी हमने देखा था ये, वातावरण को जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर उसमें वातावरण में समा जाती है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का। ठीक है जी। ये तो बिल्कुल आसान सा है इसका, क्योंकि ये इसके ऊपर ही है, लेकिन जो व्याकरण के सवाल आते हैं ना उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक, देखिए ये भी स्टेटमेंट ये मैंने पढ़ा था, यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात, ये 3 नंबर, ये भी 3 नंबर का इसका जवाब हो गया। अब आता है इसका व्याकरण का सवाल अगला, वातावरण का विग्रह क्या होगा? देखिए वातावरण में एक शब्द है वात, एक है आवरण। वात का मतलब क्या होता है? हवा। और आवरण का मतलब उसको ढकना, हवा से जिसने ढका हुआ है वो वातावरण है, हवा द्वारा ढका हुआ। तो वात और आवरण तो नहीं है, जोड़ा नहीं है। द्वंद्व में क्या होता है? पेयर होता है, पेयर इसमें नहीं है। बहुव्रीहि इसलिए नहीं हो सकता, थर्ड पर्सन की बात होती है, बात का बना ऐसा आवरण। वातावरण रूपी आवरण भी नहीं है, इसमें है वात का आवरण। तो ये हुआ तत्पुरुष समास आपका, वात यानी हवा का आवरण। अब ये श्वास और ऑक्सीजन शब्द है। अब देखो सिंपल आपको ट्रिक बता रहा हूं, पहले एक को देखो, श्वास क्या है? श्वास संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों आया है, तो इसका मतलब ये हो गया तत्सम। तो तत्सम कहाँ पे है? देखो तत्सम है पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे। तो अपने दो वाले तो ये दो खत्म हो गए अपने, इनमें से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले नंबर पे तद्भव श्वास तो तत्सम है, देशज भी नहीं है। तो अब इन दो में से एक होना है, अब दूसरा देख लो। ऑक्सीजन क्या है? तद्भव है। क्या ये संस्कृत से बना है? नहीं, संस्कृत से तो नहीं बना, ये आगत है, ये विदेशी भाषा से आया है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तत्सम आगत। ये सिंपल ट्रिक है, पहले पहले को ढूंढो। एक दो तो आपके वहीं से निकल जाएंगे, कि जैसे आपको पता लगा श्वास क्या है? तत्सम है। तो पहले और चौथे नंबर पे तत्सम आ रखा है, तो दूसरा तीसरा तो होगा ही नहीं। उसका जवाब क्या होगा? चौथा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? तद्भव नहीं है, आगत है, दूसरी भाषा से आया हुआ शब्द है। अब लंबे समय तक, ये पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा क्या होती है? जिसमें किसी का नाम हो, संज्ञा भी नहीं है। सर्वनाम जब किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, वो भी नहीं है। विशेषण किसी संज्ञा की, ये सर्वनाम की विशेषता, वो भी नहीं है। क्रिया क्या है इसकी? क्रिया विशेषण मिलेगा। अब क्यों है क्रिया विशेषण? क्रिया क्या है? समय, और उसकी विशेषता क्या है? लंबा समय। तो लंबे समय तक, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। समय क्रिया है, एक्शन है, और उसकी विशेषता क्या है? लंबा होना। तो लंबे समय तक, तो ये क्रिया विशेषण अपना हो जाएगा। अब गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? अभी हमसे पूछ रहा है मुख्य विषय। तो गद्यांश का मुख्य विषय हमें अच्छे से पता है कि गद्यांश का मुख्य विषय है इसके अंदर, कि ये बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन
क्यों जरूरी है। श्वास का ये भी नहीं है, पौधों का जीवन भी नहीं है, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पति ये भी नहीं है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, इनके संतुलन की बात हो रही है। अब ये शब्द मैंने आपको बोला था, ध्यान रखिए, विनिमय। ये शब्द आपको बहुत बार सुनने को मिलता है जब आप हिंदी की न्यूज पढ़ेंगे, खासकर किसी मुद्रास्फीति की और इन सब चीजों की न्यूज पढ़ते हैं ना, जब आपको ये शब्द आपको मिलेगा। इसका मतलब होता है लेन देन करना। लेना पहुंचाना भी नहीं, देना खरीदना भी नहीं, आना जाना भी नहीं, लेन देन करना। तो विनिमय क्या हो रहा है, कहाँ प्रयुक्त हुआ था ये, जब लेन देन हो रही है। तो लेन देन के संदर्भ में विनिमय शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे। हम सांस के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कट गया, ये तो नहीं हो सकता। ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नहीं, ये भी नहीं। मतलब शुरू से पढ़ने से पता लग जाएगा कि कौन सा है। सिंपल ट्रिक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लो। हम सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सांस के साथ यही तो कर रहे हैं हम, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। 99 क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव। ऊपर आया था ना कि बहुत सारे जंतु, बहुत सारे जो जीव है वो मानव की तरह है, उनकी तरह है, मानव से भिन्न है नहीं, विपरीत है नहीं, विचित्र है नहीं, मानव की तरह है। ये गद्यांश से है, तो ये इसका हमारे सारे जवाब हो गए। अब देखो, आप यहाँ पे पैटर्न नोटिस कीजिए। गद्यांश से ही व्याकरण के भी आपको पूछे गए हैं। हालांकि इसमें फायदा है आपका कि आप गद्यांश के साथ उसका एक बार कॉन्टेक्स्ट देखकर इजीली बता सकते हो कि इसके क्या मीनिंग है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट क्या बता दिया कि उसका वही अर्थ क्यों है। अब एक इन्होंने पद्यांश दिया है, काव्यांश दिया है, इसको देखते हैं। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता था, करता पछताता पद पर आता। तो ये पद पर आ रहा है, कौन आ रहा है, ये वैसे कविता बता दूं मैं, भिक्षुक इस कविता का नाम है। और ये निराला जी की कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। हालांकि पूछा नहीं गया इसके अंदर, लेकिन वैसे आपको जानकारी के लिए बता दिया मैंने। अब इसके देखते हैं क्या सवाल है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, इसका कारण क्या हो सकता है। सिकुड़ कर बैठना नहीं, ये एक मुहावरा है जो किस संदर्भ में यूज होता है, जब आप भूखे पेट होते हैं। भूखे पेट होते हैं तो हम क्या होते हैं, हमारा पेट और हमारी पीठ मिल जाते हैं, यानी हमारा पेट जो है वो अंदर की तरफ भिंच जाता है। तो ये मुहावरा है, 3 नंबर इसका आंसर होगा, कुछ भी भोजन ना करना। कलेजे के दो टूक करना, ये क्या, टुकड़े टुकड़े करना, नहीं। मन को कष्ट पहुंचाना, हाँ। दिल की चीरफाड़, नहीं। कठिनाई पैदा करना, नहीं। ये मन को कष्ट पहुंचाने के संदर्भ में है, कलेजे के दो टूक करना। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, बहुत सामान्य सी बात पूछी गई है। वो भूख मिटाने के लिए अन्न चाहता है। झोली में कुछ छिपाना चाहता है, नहीं। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, नहीं। अपनी गरीबी के बारे में, नहीं। उसे झोली फैलाने का मतलब हुआ उसे उस टाइम पर कुछ चाहिए, अन्न चाहिए अपनी भूख मिटाने के लिए। अब इसे समझिए, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु क्या है। अनुस्वार, अनुनासिक, नासिक, क्या शिरोरेखा। पहले शिरोरेखा बता दो क्या है। शिरोरेखा होती है जो ऊपर ये डंडा लगता है, सिर, सिर के ऊपर जो डंडा लगता है शब्द के, ये नहीं है ये। नासिक्य भी नहीं है, नासिक्य होते हैं हर वर्ग का पंचम वर्ण, जो वो नासिक्य वो भी नहीं है। अब अनुस्वार और अनुनासिक में कोई एक होगा। अनुस्वार होती है बिंदी ये, अनुनासिक होते हैं स्वर, ये व्यंजन। तो ये मुंह जो है ना, यहाँ पर जो लगी है चंद्र बिंदु, ये अनुनासिक है। अनुनासिक क्या है, जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाए, वो अनुनासिक होते हैं। ये अनुनासिक में आएगा, अनुस्वार में नहीं आएगा। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं एक वीडियो के अंदर, चारों को अलग अलग। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव क्या है। अब आपने काव्यांश पढ़ा, वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है, क्या है, श्रृंगार रस, नहीं। रोमांटिक बात तो नहीं है इसके अंदर, कोई हास्य नहीं। वीरता कोई है, नहीं। इसके अंदर है करुणा। कौन सा भाव है, करुणा भाव। वह आता में वह सर्वनाम किसका द्योतक है, किसका सूचक है। गांधी जी, नहीं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। अतिथि, कोई नहीं। विकलांग, कोई नहीं। वह भिक्षुक है ना, वह आता। भिक्षुक के बारे में बात हो रही है, मैंने कविता का नाम भी बताया, तो अब कविता का नाम ही भिक्षुक है। और ये निराला जी की लिखी गई कविता है। अब आते हैं इस पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर कौन हो गया, चौथी के बाद, नौवीं से पहले, पांचवी छठी सातवीं आठवीं, जिसके लिए आपका सीटेट हो रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर, और सीटेट का सेकंड पेपर है ये, उसी के बारे में ये पूछा जा रहा है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, नहीं, ये नहीं होगा। दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, नहीं। निजी अनुभव को लिखकर, नहीं। इसमें
हम भाषा की बारीकी के साथ बच्चे को जोड़ना चाहते हैं। जब भाषा के उद्देश्य पढ़ेंगे ना स्तर के हिसाब से, तो उसमें आएगा कि भाषा की जो अलग अलग बारीकी है उनके साथ हम बच्चे को जोड़ना चाहते हैं। तो सौंदर्य बोध उसे कराना चाहते हैं कि वो समझ पाए कि कौन सा भाव है, इसलिए भाव का पूछा गया कविता में, क्या किस संदर्भ में ये कविता कही गई है, इसकी बारीकी क्या है, इसमें कौन कौन से अनुप्रास अलंकार है, यमक है, इसके अंदर छंद क्या है, उसका एक हम उसको समझाना चाह रहे हैं। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसमें आनंद उठाने की क्षमता का विकास, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है। कोई भी उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य नहीं होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं, और भी इससे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे कम नहीं, ये सिर्फ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना है, उसमें आनंद उठाने की क्षमता का विकास करना है हमें बच्चे के अंदर। पढ़ने का अर्थ क्या है, ये हम सबके लिए है। पढ़कर समझना, ना कि सिर्फ वर्णमाला के ज्ञान लेना, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़कर समझना। पढ़ने का मतलब होता है पढ़ना नहीं, पढ़कर समझना भी उसको। कविता में कई बार अभी भी ये बिना रुके चलने वाले किसी कार्य के भाव के लिए प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न किसकी ओर संकेत कर रहा है, व्याकरण का ज्ञान है इसके अंदर कोई नहीं, व्याकरण की परिभाषा भी नहीं है, भाषा संरचना भी नहीं है, भाषा की बारीकी है। क्योंकि ये भाषा की बारीकी की तरह प्रयोग होता है कविता में बहुत बार, आपको अभी भी यानी बिना रुके चलने वाले समय का भाव। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आप अपने आप को ले जाइए पांचवी छठी सातवीं आठवीं क्लास में। रेडियो नाटक, कविता पाठ, समाचार पत्र ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते जितना आयु अनुरूप साहित्य अट्रैक्ट करता है, एज के अकॉर्डिंग लिटरेचर। अब पुराने टाइम में कॉमिक्स चलती थी, उससे बच्चा भाषा सीख रहा था, कविता कहानियों की किताबों से सीख रहा था। आज वो लिटरेचर डिजिटल भी हो सकता है, लेकिन आयु अनुरूप भाषा के उसके बच्चे के उम्र के अनुरूप होना चाहिए, तो उससे बच्चा भाषा सीखता है। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। अब लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आ गया है यहाँ पे। ये बात सच है, बिल्कुल पूर्णतः सच है। ऐसा नहीं कि बच्चा वहां पे भाषा नहीं सीखता, वहां भी बच्चा भाषा सीखता है। असत्य क्यों नहीं है, सीखता है। आंशिक रूप से सत्य क्यों नहीं है, क्यों पूरी भाषा की शब्दावली उस विषय की संबंधित शब्दावली सीखता है। निराधार का तो सवाल ही नहीं, तो पूर्णतः सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी से अलग, जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी से, हिंदीतर का मतलब होता है हिंदी से भिन्न, हिंदी से अलग भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, ताकि भाषा की विभिन्न रंगतों से बच्चे परिचित हो सके। बिल्कुल ठीक बात। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, हिंदी का तो पता लग गया उसे हिंदी के जरिए, वो हिंदी पढ़ ही रहा है। हिंदी से अलग अगर पुस्तकें होंगी, अलग भाषाओं की होगी, तो उनको भी वो जान लेगा। सामाजिक संस्कृति अलग अलग भाषाओं की रीजनल लैंग्वेज है, अब और विदेशी भाषाएं अलग अलग संस्कृति है, उसको भी समझेगा। ये सभी इसके उद्देश्य हो गए, सारी चीजें जो है इसके साथ चलेगी। बच्चे भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। देखो इसमें दो क्लोज है ये, सरल साहित्य का चयन, भाषा का समृद्ध परिवेश, लेकिन भारी पड़ रहा है ये वाला। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता, तो भाषा सरल साहित्य का चयन इसमें आ सकता था। लेकिन दोनों में देखिए, भाषा का समृद्ध परिवेश मतलब एटमोस्फेयर, एनवायरमेंट आपको देना पड़ेगा जहां पर बच्चा भाषा को बोलने में स्वतंत्रता महसूस करे। तो ये भारी पड़ गया, तो उसका जवाब होता है दो। कई बार आपके चार जो चॉइसेस दिए हैं उनमें दो बहुत क्लोज होंगे, लेकिन आपको देखना है दोनों में से भी ज्यादा प्रभाव किसको पड़ रहा है। बच्चों को सेंटर में रखिए, बस दिमाग में बच्चा रहना चाहिए। अपने आप को इमेजिन कीजिए, मैं होता तो मेरे के लिए कौन सा बेस्ट होता। स्टूडेंट के बनकर इमेजिन कीजिए, टीचर बनकर करेंगे तो फंस जाएंगे। स्टूडेंट बनकर इमेजिन कीजिए। 114, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको बच्चे की भाषा का आकलन करना है, तो जांच सूची, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा से ज्यादा आपके काम आता है अवलोकन। भाषा आकलन की दृष्टि से अवलोकन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिटेल वीडियोस पे भी बनाऊंगा कि दो चारों में क्या अंतर होता है। अभी क्योंकि सीटेट में टाइम कम है, अभी हम हर दिन एक पेपर उठाएंगे हिंदी का, एक सीडीपी का, उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे पूरा। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है। द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी किसकी है, जिसकी पहली लैंग्वेज वो है। द्वितीय भाषा के तौर पर किसकी है, जिसकी पहली लैंग्वेज कोई दूसरी भाषा है लेकिन दूसरी लैंग्वेज उसकी हिंदी है। तो अगर वहां पर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता, मतलब जो उसकी अपनी पहली लैंग्वेज है उसके अंदर जो उसने दक्षता ली है,
उसके अंदर जो एफिशिएंसी उसके अंदर है, उसके अनुरूप कौन सी दक्षता उसको प्राप्त करनी है दूसरी भाषा में। उच्च दर्जे की नहीं, उच्च तो उसकी अपनी भाषा में हो गई, सर्वोच्च औसत नहीं, बुनियादी। तो द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का लक्ष्य क्या हुआ कि प्राकृतिक भाषा के ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त कर ले वो, जो एक्चुअल में उस लैंग्वेज की दक्षता उसके अंदर है, उसकी बेसिक्स उसे पता लग जाए, क्योंकि ये उसकी प्रथम भाषा ना होके द्वितीय भाषा हो गई ना, तो इसलिए बुनियादी बेसिक उसको जानकारी होनी चाहिए उसकी। भाषा के विभिन्न कौशल, पठन कौशल है, लेखन कौशल है, श्रवण कौशल है, वाचन कौशल है, इन कौशलों को कैसे पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, क्रमिक यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एकीकृत यानी मिलाकर, उच्च यानी सबसे पहले नंबर पे कोई सा एक, ऐसे ऑर्डर में, और निम्न यानी पहले सबसे कम डिफिकल्ट, और उस तरह चलना है आपको। लेकिन नहीं, हमेशा इंटीग्रेटेड मेथड चलता है इसके अंदर, ये गलत, ये सही होगा। क्रमिक नहीं चलेगा, उच्च नहीं चलेगा, निम्न नहीं चलेगा, सारे आपको जो कौशल है वो इंटीग्रेट करके मिलाकर पढ़ाने पड़ते हैं, ताकि बच्चा एक के साथ दूसरा कनेक्ट करके सीख जाए। जैसे मान लीजिए मैं पठन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के साथ बोल भी तो रहा हूँ ना मैं, सुन भी तो रहा हूँ ना मैं, और उसी को बाद में फिर मैं लिखूंगा भी होमवर्क के तौर पे, तो उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। इंटीग्रेशन इसका बहुत जरूरी है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन और निगमन, सूत्र, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक तो सबसे कम प्रभावी लग रही है, अब तीन बचती है। सूत्र विधि डिफिकल्टी के लिए होती है, थोड़ा इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? टीजीटी लेवल की, उच्च प्राथमिक वाले बच्चों की। तो दो बच गई, आगमन और निगमन, दोनों साथ साथ चलती है, दोनों में अंतर बता दूं। मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। निगमन में नी पहले है ना, तो नियम पहले आएगा और उदाहरण बाद में आएंगे। नियम पहले, उदाहरण बाद में। आगमन इसके अपोजिट हो जाएगी, उदाहरण पहले है और नियम बाद में है। देखिए, निगमन में नी से याद रखिए, नी से नियम पहले आता है, उदाहरण बाद में। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आगमन निगमन में अंतर बताइए। निगमन याद करते बोलिए, नियम पहले है, उदाहरण बाद में है, और आगमन उसका अपोजिट है, उदाहरण पहले है, नियम बाद में है। अब जो समझिए, छोटे बच्चों को अगर आप पहले नियम बता दोगे तो उसमें उनको डिफिकल्टी आएगी, पहले उदाहरण दीजिए उनको, फिर नियम बताइए। तो हमेशा आगमन विधि जो है वो ज्यादा प्रभावी होगी उस स्तर पर। ये उच्च स्तर की विधियां हैं दो, निगमन और सूत्र। और प्राथमिक जो छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि बहुत अच्छी होती है। और पाठ्य पुस्तक विधि व्याकरण के लिए अच्छी नहीं मानी जाती बहुत ज्यादा, जब तक कि कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग ना हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा है? देखिए, रक्त और हमारा शरीर हमें लगता है साइंस का टॉपिक है, विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन इसे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में क्यों लिया है? क्या रीजन हो सकता है? विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा उससे जुड़ा है, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से जुड़ा है, विज्ञान संबंधी शब्दावली से जुड़ा है। देखिए, इससे तो जुड़ा नहीं, क्योंकि इसके लिए तो विज्ञान की ऑलरेडी उसके पास किताब है। विषयों की विभिन्न भाषा नहीं, हम तो हिंदी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा नहीं, ये हो सकता है, लेकिन हम इससे भी क्लोज किसको देख रहे हैं? हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों का वर्णन है इसके अंदर, क्योंकि हिंदी भाषा का हमें अलग अलग उसके संरचना, उसकी अलग अलग शब्दावली, उसका पता लगा, अलग अलग रंगत पता लगेगी कुल मिला के। तो बेस्ट ये है, तो ये आएगा हिंदी भाषा के विभिन्न रंगत। कि विज्ञान विज्ञान संबंधी शब्दावली कंफ्यूजन के लिए डाल रखा है, उसके लिए ऑलरेडी विज्ञान की पुस्तक है, तो हिंदी की पुस्तक में उसे रखने का कोई इस औचित्य से नहीं रखा जाएगा वो। अब त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौती और डैश को संबोधित करने का प्रयास है। अब देखिए, त्रिभाषा फॉर्मूला आपको पता है भाषा का है, तो संस्कृति और समस्या, ये तो दो यहाँ से हट गए, अब दो बच गए, भाषा स्थिति भाषा। तो पहले में तो भाषा स्थिति आएगा ही, दोनों में भाषा, त्रिभाषा सूत्र, भाषा स्थिति की चुनौतियां, और संस्कृति को संबोधित नहीं कर रहा है, अवसरों को संबोधित कर रहा है। कि त्रिभाषा फॉर्मूला में कैसे हम तीन भाषाओं को बच्चों के लिए अवसर के तौर पर लेकर आए, कि बच्चे को अवसर मिले, मौका मिले तीन भाषाओं सीखने का। इसमें उसकी मातृभाषा है, उसकी हिंदी है, गैर हिंदी क्षेत्र में हिंदी विदेशी भाषा, जिसके ऊपर काफी विवाद भी। मेरी एक वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे, त्रिभाषा फॉर्मूला को डिटेल में समझा रखा है, आप उसे देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा त्रिभाषा फॉर्मूला अभी है क्या। लेकिन अभी के लिए आप समझिए, इन चारों में से भाषा स्थिति और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। देखिए, ये इसी को 116 को ही दूसरे तरीके से पूछा गया है। यहाँ भी तो ये बात कर रहे थे, अलग अलग क्वेश्चनों को एकीकृत करके पढ़ाया जाए। यहाँ भी इसने उसको एग्जाम्पल की तरह पूछ लिया। लिखने की क्षमता का विकास यानी लिखना एक कौशल, उसको बोलने, सुनने, पढ़ने, तीनों कौशल के साथ मिलाकर करना चाहिए, संगति में होना चाहिए। अभी तो हम बोल के आए हैं पूर्णतः सत्य है कि ये ऐसे ही होना चाहिए।
तो ये हो गया इसका पूर्णतः सत्य। असत्य नहीं है, आंशिक रूप से, पूर्णतः निराधार नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो मिलाकर पढ़ाए जाते हैं। तो हमने ये डिटेल एक बार डिस्कस किया कि हिंदी में किस तरह के सवाल आते हैं, उन्हें किस तरह आपको करना है, किस तरह की ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, आपका समय बचे, क्योंकि 150 का है, 150 जितनी मिनट है उतना ही सवाल है। बाकी सब चीजें भी होती है, साइन वाइन कराने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें में निकल जाता है 5-7 मिनट का टाइम। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मुझे बताइए कि अब सीडीपी और हिंदी दोनों में से किसका अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। ऐसे ही हम, अब तो प्रश्न पत्र का विश्लेषण चलेगा, कम समय है, अब हम सारा नहीं एक साथ पढ़ सकते। तो अभी हम क्या करेंगे, जितना टाइम बचा है, हम कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, कोई भी एक प्रश्न पत्र उठाएंगे प्रीवियस ईयर का, और उसको सोल्व करके उसे समझेंगे कि ये क्यों पूछा गया। अब आपको जो जितने मैंने बताए हैं ना, इनमें से ही कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए कि अच्छा पूछा गया है संधि, का भी संधि पढ़नी पड़ेगी, विग्रह यानी समास पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छा ये पढ़ना पड़ेगा, शब्दों के अर्थ भी पूछे जा रहे हैं कि ये विनिमय कौन सा शब्द है, इसका अर्थ क्या है। तो इस तरह आप, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, पैटर्न समझिए, उसके हिसाब से कीजिए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।